देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। आज हम बात करेंगे पथरिया के एक प्राथमिक स्कूल की। सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर को बेहतर करने, स्कूली बच्चों को अच्छी सुविधाएं, अच्छी बिल्डिंग और स्कूल में अच्छा माहौल देने के तो तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जिले के पथरिया का एक स्कूल, इसकी हकीकत बिल्कुल उलट है। जर्जर भवन को देखकर हमेशा किसी हादसे का डर बना रहता है। जिम्मेदारों की उदासीनता और लापरवाही का ही नतीजा है कि आज भी 2 कमरों के नीचे बैठकर 59 मासूम में स्थित स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है और यहाँ 59 बच्चे बैठकर पढ़ते हैं इस जर्जर भवन में। बारिश में स्कूल की छत से पानी टपकता है और छत और दीवारों से प्लास्टर उखड़ने लगा है। भवन में आखिरी बार मरम्मत कब हुई थी, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं। वहीं इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की जगह, उनके हाथ में किताबों की जगह शिक्षिका महोदया ने उन्हें झाड़ू थमा दी है। यही नहीं, बच्चे ढंग से झाड़ू लगाएं, इसके लिए मैडम खुद देख रेख भी कर रही है कि बच्चे कहीं कहीं कचरा ना छोड़ दें। पथरिया के वार्ड क्रमांक 1 में नगर में स्थित प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कितनी कमरा है? 3। कहाँ बैठा कमरे? और बाकी साजे हैं बाकी। पानी छत वासु तो ऊपर से पानी गिरा था, पूरा आस भर जाता है। पानी मत करो। 10 बजे। तुम कितने बजे आते? 11 बजे, कभी 10 बजे। कितने बच्चा पढ़ा था? 30-40 कम से कम 30-40 होंगे। स्कूल साजे हो पूरा? साजा तो नहीं है, कभी सीमेंट का चालू है। ऊपर से गिरा छत? सीमेंट गिरा था? सीमेंट नहीं, पानी गिरा थे। ऊपर गिरा था? ऊपर से नहीं से पानी गिरा। क्या में पढ़ा तुम? 5 में। तो ये पूरे तीनों कमरे जो है, ये दलान है या ये 2 कमरे के हैं, तो सारे उसमें पानी लीक होता है और बाथरूम वगैरह तो पूरी वो टूट ही गई है। अभी तो थोड़ी ठीक थी, लेकिन अभी जैसे किचन सेट टूटा तो आते जाते लोगों ने, और अब यहाँ पर तो देख नहीं रहे, स्कूल जाने के बाद फिर वो और आने जाने वाले लोग या जो भी कर रहे हो तो वो पूरा तोड़ा फाड़ी तो बिल्कुल अभी अभी हुई है। और बेटा हालत में तो था, खाना तो समूह से बन के आता था, खाना यहाँ नहीं बनता। ये किचन सेट है या अतिरिक्त रूम है और इसका सारा विकास की जो कार्यकारिणी जाती है उसमें मैंने ये सब जिक्र किया है कि छतों की मरम्मत होनी है, बाथरूम की व्यवस्था होनी है और ये किचन सेट का जिक्र किया है मैंने। कितने कक्षा और कितने बच्चा है? यहाँ पे है 59 बच्चे हैं इस सत्र में, 23-24 के सत्र में। और ये 2 रूम के स्टाफ की ये दलान है, ये इतना आप ही के सामने है। कहाँ पर बैठाते हैं पूरे बच्चों को? तो 3 क्लास यहाँ बैठती हैं इस वाले दलान में, 3rd, 4th, 5th और अंदर वाले कमरे में एक साथ कैसे पढ़ते हैं इतने सारे बच्चे वाले? शासन की व्यवस्था दर्ज के हिसाब से होती है, तो हम लोग यहाँ भी 3 क्लास मैं लेती हूँ और 2 क्लास अनीता मैडम लेती हैं। महोदया स्कूल की कमियां बता रही कि कमरे नहीं है, जर्जर भवन है, शौचालय प्रॉपर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि किताबें भी तो नहीं है बच्चों के हाथ में, जिसके लिए शिक्षिका को वहां रखा गया है, उन्हें नौकरी दी गई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चों के हाथ में किताबें भी नहीं है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ इम्तियाज चिश्ती वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, रवि अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रशांत शर्मा हमारे साथ करियर काउंसलर जुड़े हैं। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इम्तियाज चिश्ती जी आपके पास आऊंगी मैं। हम पथरिया के स्कूल की बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्कूल है, जर्जर भवन है, मानते हैं कि शासन की प्रशासन की व्यवस्थाएं सही नहीं है, लेकिन बच्चों को झाड़ू लगवाकर शिक्षिका महोदया कौन सा मैसेज दे रही है? हेलो जी हेलो जी इम्तियाज जी, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। मैं बता दूं कि ये अकेला सिर्फ पथरिया के वार्ड क्रमांक 1 का जो प्राथमिक स्कूल है जी, ये सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं, बल्कि अगर मैं दमोह जिले के दूसरी तहसीलों की बात करें तो इससे भी दयनीय स्थिति है। शर्म की बात तो ये है कि जिन बच्चों के माँ बाप बड़े हसरतों के साथ अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए गुरुजनों के समक्ष भेजते हैं जी। कि बच्चे जाओ, आप तालीम हासिल करो और हमारे मुल्क हमारे शहर का नाम रोशन करो, लेकिन अफसोस कि उनको वो काम सिखाया जा रहा है
कि वहां पर जो काम सरकार को कराना चाहिए, वहां पर बाकायदा चौकीदार रखना चाहिए, सफाई कर्मी रखना चाहिए, लेकिन वो काम ये बच्चे कर रहे हैं जिनके हाथों में कागज और कलम होना बड़े हैरत करने वाली तस्वीर है। और ये अकेले पथरिया की नहीं, अन्य स्कूलों का भी यही हाल है और इससे जर्जर स्थिति। बिल्कुल सही कहा कि एक स्कूल कैसे हालात नहीं है, कई स्कूलों की यही स्थिति है और ये स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं देते। प्रशांत शर्मा जी, आपके पास आऊंगी यहाँ में। जिस तरह से हम बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, बच्चों को किस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, उस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। प्रशासन इतनी सारी बच्चों के लिए व्यवस्थाएं करता है, लेकिन यहाँ पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो बिल्कुल सरकारी अधिकारी इन व्यवस्थाओं को पलीता लगा रहे। जर्जर भवन में बच्चे बैठे हैं और किसी भी समय कोई हादसा हो सकता है। और अगर बात करूं यहाँ शिक्षिका की, तो शिक्षिका महोदया बच्चों से झाड़ू लगवा रही है। उनके हाथों में किताबें नहीं, उनके हाथ में झाड़ू है और बकायदा शिक्षिका महोदया पीछे पीछे बच्चों के घूम के देख रही है कि कहीं कचरा तो नहीं रह गया। धर्मिष्ठा जी, बहुत ही अच्छा मुद्दा कि मुद्दा सामने है और इसमें थोड़ा शाला में जब तक स्वच्छता अभियान तब तक कोई भी शाला का अधिकारी का काम नहीं करवा सकता है। कोई तो जिला शिक्षा द्वारा ये आपको मिलती है सफाई की, आप सभी बच्चों को आपको उसके उनको नियमित आपको पढ़ाना नहीं, क्योंकि बच्चे का आप भविष्य करते हैं वहां पर। इसलिए इसमें जो अनदेखी देखी गई है, मेरे हिसाब से संपूर्ण शिक्षा विभाग की अनदेखी है। इसमें नियम ये बोलता है कि हमें सबसे पहले शासन प्रधानाध्यापक को या जो भी प्रिंसिपल है वहां का, उसको डीईओ को, हमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को लिखित में सूचना देनी चाहिए कि ये भवन ऐसा खराब है या हम क्या ऐसा कार्य कर सकते हैं। उसके माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी प्रशांत जी, माफी चाहूंगी, आपको रोकना पड़ रहा है। आपने हेडफोन्स यूज नहीं किए, जिस कारण से आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही। आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बार आप हेडफोन्स का प्रयोग कर ले ताकि हम आपकी आवाज प्रॉपर दर्शकों को सुना सके। रवि अवस्थी जी, मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक है, चूंकि आप जानते भी हैं समाज में क्या है और बच्चे देश का भविष्य है। सरकार व्यवस्थाएं करती है बच्चों के लिए, भोजन की व्यवस्था, भवन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करती है, बावजूद इसके उन व्यवस्थाओं को पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। और जिम्मेदार अधिकारी जो हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि धरातल पर उतरे, अपने ऐसी ऑफिस से बाहर निकलकर और धरातल पर जाके देखें कि जो सुविधाएं मुहैया कराने का दावा सरकार करती है उन्हें लागू किया गया है, वो सुविधाएं बच्चों को मिल रही है नहीं। बावजूद इसके स्कूल जर्जर है बिल्कुल और बच्चे वहां झाड़ू लगा रहे हैं, किताबें उनके हाथ में कहीं नजर नहीं आई। बिल्कुल धर्मिष्ठा, देखिए हालांकि किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और अगर आप देखें तो पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं जो बदलाव है उसको लेकर सरकार निश्चित तौर पर जिम्मेदार कही जा सकती है, क्योंकि आपने समूची व्यवस्था जो सरकार के जो मुख्य दायित्व हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवहन, सब जगह तो आपने पलीता लगाया, सारी व्यवस्थाओं को निजी हाथों में सौंपने का काम किया है। ऐसी स्थिति में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं उन लोक सेवकों से जो मैदानी स्तर पर ठीक है अपनी नौकरी कर रहे हैं, जब उनके पास बजट ही नहीं है, उनके पास पर्याप्त अमला नहीं है, तो क्या करे। अब अगर या तो फिर वो शिक्षक तो पहले पढ़ाने से पहले खुद झाड़ू निकाले, चौकीदार या अगर चपरासी नहीं है, तो मुझे इस तरह की व्यवस्था है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा जी। देखिए मध्य प्रदेश में 99,987 स्कूल है, उसमें से 21,000 भवन जो है जर्जर हालत में है और 18,000 तो ऐसे हैं कि जो गंभीर स्थिति में ज्यादा क्षतिग्रस्त है। 1200 स्कूल में आज भी शौचालय नहीं है, जबकि सरकार ओडीएफ की बात करती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद करते हैं मास्टरों से या शिक्षकों से जो वर्षों तक संविदा पर नौकरी करते रहे या गुरुजी कहलाते रहे, 500-1000 रुपए उन्हें मानदेय मिलता रहा, ठीक है, कुछ समय पहले उन्हें शिक्षक बना दिया गया, तो वह उसकी बात से नहीं, जिम्मेदारी सभी की है, सारे लोक सेवकों की है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की है। आप देखिए
अगर आपको बजट की बात करें, आप पिछले 2 साल में 22% बजट बढ़ा है लोग शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग का। बिल्कुल 2022-23 में 27,792 करोड़ का बजट था, वो 2023-24 यानी मौजूदा समय में 31,633 करोड़ हो गया। बजट आप हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। स्कूलों की हालत खस्ता है तमाम, केवल पथरिया नहीं, आप तो देखिए पूरे मध्य प्रदेश में कितने स्कूल हैं जिनकी हालत क्षतिग्रस्त है। तो बच्चे जो है पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, या फिर एक एक कमरे में 5-5 कक्षाएं लग रही हैं। इसी भोपाल में आप 30 विद्यालय जो है वो जर्जर हालत में है, जिनके लिए अभी 1 साल पहले 3-3 लाख रुपए का मात्र बजट उनकी मरम्मत के लिए आवंटित किया गया। तो राजधानी में ये हाल है तो पथरिया की तो क्या बात की जाए जी। मैं तो यही कहूँगा, पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। हमें अपने व्यवस्था को पहले से ही चौपट करके चले हैं, और आज एक सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये धीरे धीरे सारे सिस्टम को कोलैप्स करने की, चाहे वो परिवहन हो, आप बसों की हालत देख लीजिए, आप स्कूल की हालत देख लीजिए, सरकारी स्कूलों की, और केवल मध्य प्रदेश नहीं अन्य राज्य में है इसमें। तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी, आप दिल्ली एक देखिए उदाहरण इसमें चर्चा में रहा है हमेशा। हालांकि मैं अब वर्तमान में वो स्थिति नहीं है जो 2 साल पहले तक हुआ करती थी। वहाँ पर अभी 1 साल कोरोना काल के समय वहाँ पर बच्चों की संख्या 15 लाख थी, और आप सोचिए कि लोगों ने अपने निजी स्कूलों से बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराया, व्यवस्था दुरुस्त करी। तो ये तो अन्य राज्य में भी हो सकता है, लेकिन होता यही है कि इच्छा शक्ति का अभाव है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इच्छा शक्ति का अभाव है, और यही कारण है कि अब तक बच्चे जो है जर्जर भवन में बैठे, क्योंकि जिम्मेदारी तो सबकी बनती है। इम्तियाज चिश्ती जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, जैसा कि जिम्मेदारी सबकी बनती है पथरिया स्कूल के जो ये हालात है, और जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने भी कहा है कि केवल शिक्षिका की जिम्मेदारी नहीं है, प्रशासनिक अमला और सरकार भी लापरवाह है। सर, मैं बता दूं आपको कि जहाँ तक ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है शिक्षा भ्रष्टाचार तंत्र, जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत पैसा आता है शिक्षा विभाग में, और जाहिर सी बात है कि नियत डोलना इन कर्मचारी अधिकारियों की लाजमी भी है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन मैं इससे कहने से भी नहीं चूकूंगा कि इसमें असल जिम्मेदार सरकारें हैं। आज अगर हम देखते हैं कोई प्राइवेट स्कूलों में जो सुख सुविधाएं दी जाती है, उनमें अगर कोई हल्की भी कोई कमी आती है तो लोगों की और संगठनों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, और जो अच्छी एसी के कमरों में बच्चे रंग रोगन है, उनका बेहतरीन शिक्षा का स्तर है, उन स्कूलों को ध्वस्त कर दिया जाता है, वहां से बच्चों को हटा दिया जाता है, उन पर तरह तरह के आरोप पड़कर कि यहाँ पर बच्चों का शोषण हो रहा है, बच्चों को यहाँ पर टॉयलेट नहीं है, और उन बच्चों को फिर सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन उन्हीं जिम्मेदार संगठन, उन्हीं समाज सेवी जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, उनको सरकारी स्कूलों की जो जर्जर बिल्डिंग, जर्जर भवन, टूटे हुए बाथरूम नजर नहीं आते। अफसोस की बात तो ये है कि सारी की सारी भावनाएं, सुख सुविधाएं उक्त जो स्कूल हैं उन पर तो इनकी डामाडोल हो जाती है, और इनकी भावनाएं बढ़ जाती है। अगर यही नियम और इसी नियम के तहत अगर ये संगठन, सामाजिक संगठन हो या कार्यकर्ता हो, ये लोग अगर सरकारी स्कूलों का दौरा करें तो आखिरकार वहां बच्चों की स्थिति देखें कि किस तरीके से वो खुद अपनी झूठी थाली धोते हैं, वहां पर गंदगी साफ करते हैं। और अफसोस की बात है कि शिक्षक खुद खड़े होकर उनको एक सफाई कर्मी जैसी सफाई कराते हैं। हम अगर स्कूल के भवनों की बात करें तो कभी भी हादसा हो जाए, आप अगर अपने कैमरे की हम नजर से देखें तो जिले के ऐसे कई स्कूल हैं जो अभी भी मरम्मत में है, लेकिन कागजी कार्रवाई और पेमेंट निकल आता है और काम होता है, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है। हाँ, एक मामले में हमारे शिक्षक पहुंचे हैं कि वो कागजी लिपापोती में बड़े माहिर हैं, भले ही वो शिक्षा बच्चों को न दे पाए, उनका टाइम पास होता है, और ये देखना है कि बिल हमें किसके लगाना है, किसके फर्जी बिल लगाना है। ये तमाम सरकारी स्कूलों में और सरकार में बैठे जिम्मेदार, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी हो, चाहे वो बीआरसी हो, इन सब की सग्गा मिट्टी से ये खेल बड़े आसानी से चलता है। अब जरूरत है जिले के मुखिया, दमोह कलेक्टर को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, एक टीम गठित करके पूरे जिले के स्कूलों का एक सर्वे कराएं, आखिर देखें कि वहाँ जो बच्चे भविष्य संभाल रहे हैं उनकी स्थिति कितनी अच्छी हुई है या शिक्षा का स्तर कितना बड़ा है। मैं आपको बता दूं, बच्चों को साइकिलें नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, किताबें नहीं है, और जहाँ सारी चीजें उपलब्ध थी तो वहां पर उन स्कूलों पर एक तरह
तरह के आरोप लगाकर उन संस्थानों को, उन स्कूलों पर अटैक किया जाता है। इवन सरकार की तरफ से हैरत की बात है कि सरकार इसमें शामिल है। अब सरकार को ये देखना होगा कि सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो जनता के जो बच्चे हैं, परवरिश पा रहे बच्चे, आखिरकार वो सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों पर निर्भर है और सरकार दावे भी करती है तमाम सुख सुविधाएं देने का, बावजूद इसके जो हालात हैं वो थोड़े दयनीय परिस्थिति में नजर आते हैं। प्रशांत शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। बच्चों के भविष्य की यहाँ बात हो रही है और ऐसे माहौल में बच्चे कैसे अपना भविष्य बनाएंगे? धर्मेश्वर जी, आपने आज साबित कर दिया देश न्यूज ने कि निश्चित ही हमारा जब चौथा स्तंभ अगर सजग है तो हम प्रशासन को भी सजगता में ला सकते हैं। और ये मुद्दा जो सामने आया है, सफाई का मुद्दा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसमें तभी बच्चों से सफाई कराई जा सकती है जब तक कि ऊपर से आदेश हो। अगर ऊपर से किसी प्रकार के स्वच्छता आदेश या अन्य आदेश जब तक परमिशन ना हो, बच्चों से शाला में सफाई नहीं कराई जा सकती है, उनकी पढ़ाई बाधित नहीं की जा सकती है। अगर किसी प्रकार का प्राचार्य विशेष अभियान चलाना चाहता है तो निश्चित उसको जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर महोदय से इसको परमिशन लेनी होगी, तभी वो ये चीज करा सकते हैं। तो इसमें जो प्राथमिक स्तर पे देखा जा रहा है तो हमारे जो प्रधानाध्यापक है, प्राचार्य है, वो इसमें दोषी हैं। और जहां तक कि जर्जर भवन की बात आती है तो जर्जर भवन की सूचना हमारे शिक्षक या प्रधानाचार्य के माध्यम से, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बीओ के माध्यम से हमारे लोग शिक्षा अधिकारी को जाना चाहिए, शिक्षा विभाग को इसमें लिखित में जाना चाहिए सूचना। और अगर शिक्षा विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करता है या संज्ञान में नहीं लेता है ऐसे मामलों को, तो ऐसे में कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ऐसे अधिकारियों के बीच पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे अधिकारियों के बीच कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से इन आंकड़ों में कमी आएगी और अन्य स्कूल भी इससे सबक लेंगे कि हमें ये चीज नहीं करना है, हमें सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, सही कहा आपने कि यहाँ पर बात अगर हम करें तो जैसे आपने शिक्षा अधिकारी की बात करी, जिला शिक्षा अधिकारी से हमने संपर्क करने की कोशिश करी, देश न्यूज ने जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन मुद्दा सुनने के बाद उन्होंने बात करने से मना कर दिया। मतलब साफ है कि अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, वो जिम्मेवार है, उनको अधिकार कैसे भी करके उनको इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और आगे से मध्य प्रदेश में कहीं भी, और मध्य प्रदेश या देश में भी ये चीज कहीं ना दोहराई जाए, इसके लिए प्रशासन को और शासन को सजग होना चाहिए पड़ेगा। अगर प्रशासन किसी प्रकार की लापरवाही करता है तो मीडिया का आपका जो चौथा तंत्र है, ये निश्चित ही देश न्यूज ने बड़े अच्छा मुद्दा उठाया है और इसमें बिल्कुल सही कहा कि मुद्दा बहुत अच्छा उठाया। जिम्मेदार अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराने की भी कोशिश की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो है पल्ला झाड़ते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और कारण साफ है कि पता है अपने ऐसी दफ्तरों से वो बाहर नहीं निकलते हैं, और जब बाहर नहीं निकलते हैं तो जानकारियां उन्हें मिलेगी कहां से। और जब मीडिया उनसे बात करता है तो मीडिया को कहा जाता है कि आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है, अब हम इस पे कार्रवाई करेंगे। रवि अवस्थी जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पे आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से हमने अधिकारी से बात करने की कोशिश करी, उन्हें अवगत कराने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। साफ है कि लापरवाही तो उनसे भी हुई है। शायद रवि अवस्थी जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम पुनः उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इम्तियाज चिश्ती जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश करी है, लेकिन शिक्षा अधिकारी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुद्दा सुनते ही उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या लगता है, सरकार की तो लापरवाही है ही, लेकिन प्रशासनिक अमला जो है अपने ऐसी दफ्तर से बाहर नहीं निकलना चाह रहा है? मैं बता दूं कि जाहिर सी बात है कि जब हमने ये प्रोग्राम जो चलाया है, ये वाकई में अधिकारियों को चुभने वाला है और कोई भी अधिकारी सामने आने से परहेज करेगा। जब हमारे संवाददाता ने वहां के बीआरसी से बात की तो उनका भी एक सरकारी जो बयान रहता है कि आपने जानकारी दी है, हम इसमें सुधार करेंगे। जब हमारा कैमरामैन लौटता है और रिपोर्टर लौटता है तो फिर वही स्थिति रहती है कि आए हैं, दिखा दिया, चला गए, लेकिन उनके कानों तक जो तक नहीं रहता। फाइल में नोट तक नहीं किया जाता है कि कोई मीडिया कर्मी की यहाँ पर नजर पड़ी। अफसोस की बात यह है कि जब हमारे रिपोर्टर ने वहां कैमरे में कैद किया तो वहां पर उनको कैमरे का कोई डर और कोई खौफ नहीं कि कोई रिपोर्टर हमारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रहा है जो आम जनता तक पहुंचेगी। अब ना उनको दमोह जिले के मुखिया का डर, ना प्रदेश के मुखिया का डर और ना निचले स्तर के अधिकारियों का।
अब इसमें चाहिए कि दमोह कलेक्टर को खुद इसमें संज्ञान लेना चाहिए और एक निगरानी समिति बनाकर जिले के ऐसे तमाम स्कूलों का सर्वे कराए कि आखिरकार शिक्षा का स्तर कैसा है, स्कूलों की हालत कैसी है। ये होना बहुत लाजमी है, जरूरी है, लेकिन सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के हवाले ये स्कूल और संस्थान छोड़ दी जाती है, फिर उनका होता है यहाँ से एक माफिया तंत्र शुरू, बिल्कुल इस सही कहा। तरीके से आमद और रफ्त जारी रहे और ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता है और जिले के जो आला अधिकारी हैं वो किसी और कामों में व्यस्त होते हैं और इनका खेल चलता रहता है। उनके बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं। अब जरूरत है जिले के कुछ जिम्मेदारों को आगे आने की और कुछ जिले के समाज सेवियों को इस ओर ध्यान आकर्षित कराने की, क्योंकि जो नौनिहाल हैं वो भी इनके शहर के हैं और आगे चल के उन्हीं को अपने मुल्क की रहनुमाई करनी। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो जो नौनिहाल है वो किसी ना किसी के बच्चे हैं, लेकिन देश का तो वो भविष्य है ही। रवि अवस्थी जी, मैं आपके पास आऊंगी। सरकार का तो आपने कहा ही कि सरकार जिम्मेदार है, लेकिन प्रशासनिक अमला जो है वो भी लापरवाह बना हुआ है। जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। जब उनसे बात की जाती है इस विषय पर तो वो फोन डिस्कनेक्ट करके लापता हो जाते हैं। क्या लगता है कि प्रशासनिक अमले की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो बनती है? बिल्कुल जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि उनके ऊपर उसको क्रियान्वयन का जिम्मा है। तो जिनके ऊपर क्रियान्वयन का जिम्मा है तो स्वाभाविक तौर पर पहली जिम्मेदारी तो उन्हीं की है कि वो लगातार प्रस्ताव, अगर उनके स्कूलों की हालत खराब है, अप्रोच रोड नहीं है, कीचड़ से सने हुए हैं, तो वो प्रस्ताव बनाए, जिले को भेजे, जिले जो है उसकी निगरानी बढ़ाए और मुख्यालय को भेजे। लेकिन होता यही है कि देखिए दरअसल पूरा सिस्टम ही इस तरीके के उसमें जकड़ा हुआ है कि नीचे इस तरह के अमले की सुनवाई भी नहीं होती है। अब निचला स्तर का जो अमला है, अगर मान लीजिए स्कूल की छत से पानी रिस रहा है तो वो खुद तो अपने जेब से पैसा लगा के उसकी मरम्मत करा नहीं सकता, जन सहयोग मिलता नहीं है सरकारी स्कूलों। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी भी अपनी भी मजबूरी है, एकदम से उन पर भी दोषारोपण नहीं किया जा सकता। तो सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो सब कुछ संभव है। अगर आप 31,000 करोड़ का बजट आपने तय किया है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि इसी मध्य प्रदेश में जब केंद्र सरकार की तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम लागू की गई स्कूल शिक्षा विभाग में, जब सीधे छात्रवृत्ति उनके बच्चों के खाते में जाना शुरू की गई, तो इसी मध्य प्रदेश में मिडिल क्लास तक जो है करीब 5.5-6 लाख बच्चे दिखाए जा रहे थे जिनको इसका लाभ मिल रहा था। लेकिन जैसे ही उनके खाते खोले गए वो संख्या घट के 50% रह गई। आज तक उस मामले की ना जांच हुई कि इतने सालों से लाखों बच्चों का पैसा कौन खा रहा था, स्कॉलरशिप का, उन्हें ड्रेस, उन्हें घर में यूनिफॉर्म देने का या उन्हें साइकिल वितरित करने का। आप सोचिए कितने मदों में वो पैसा लाखों की तादाद में जा रहा था। तो इस तरह की स्थितियां जहाँ बनी हो वहां पर एकदम से व्यवस्था सुधर जाए। आप केंद्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश में केवल 900 स्कूलों को आप सीएम राइज स्कूल के रूप में डेवलप करने के लिए 3,230 करोड़ का बजट दे सकते हैं, लेकिन जो 21,000 जर्जर भवन पहले से है उनकी मरम्मत कराने के लिए बजट नहीं दे सकते। जब दोहरी प्रवृत्ति होती है तो इसी तरह के हालात। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसी तरह के हालात बने रहेंगे जब तक जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं देंगे। प्रशांत शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। क्या लगता है सरकार को ऐसे क्या कड़े कदम उठाने चाहिए कि ये व्यवस्थाएं सुधर जाएं? क्योंकि बजट तो पास होता ही है, प्रशासनिक अमले को भी मैदान में उतारा जाता है ध्यान रखने के लिए, क्योंकि सरकार हर जगह जाकर एक एक चीज चेक नहीं कर सकती, इसलिए प्रशासनिक अमले को मैदान में उतारा है। लेकिन प्रशासनिक अमला भी तो लापरवाह है यहाँ पर। देखिए धर्मिष्ठा जी, अगर मैं आपको बेसिक रूप से बताऊं तो इसमें अगर हायरार्की में बताऊं तो सबसे पहले जो शिक्षक है, शिक्षक लिखित में सूचना अपने प्रधानाचार्य को दे सकता है। प्रधानाचार्य अपनी सूचना बीआरसी के माध्यम से या बीआरसी और उससे उच्च अधिकारी जिला से ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर और डीओ के द्वारा को दी जा सकती है। अगर उसकी सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंची है तो उनको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और इसके एक प्रति कलेक्टर और एसडीएम को भी देना चाहिए, ताकि वो और स्टेट स्तर पर भी देना चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके सूचना का क्रियान्वयन ऊपर तक हो, उनको जानकारी हो। और अगर इसके अलावा भी लापरवाही की जा सकती है तो शासन को उन समस्त अधिकारियों के प्रति गहरा एक्शन लेना चाहिए, कठोर एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती है। तो क्यों ना इस चीज की और हम उन जवाबदेह अधिकारियों को जो अपना मुंह छुपाने जा रहे हैं या जो जिम्मेवार है इस पूरी प्रक्रिया के, क्यों ना उनको उनके प्रति कठोर कार्रवाई करे शासन। इसमें कलेक्टर को भी संज्ञान में लेना चाहिए बात को, और जो हमारे वहां के विधायक या जनप्रतिनिधि सांसद हैं ऐसे लोगों को
इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि उनके क्षेत्र में शिक्षा का समुचित विकास हो सके और हमारे नौनिहाल जो है वो अच्छे देश का भविष्य गढ़ सके। बिल्कुल 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 प्रशांत जी, बहुत सही बात कही आपने कि प्रशासनिक अमले के साथ साथ जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को भी ध्यान देना चाहिए ताकि नौनिहालों का जो भविष्य है वो अधर से बाहर आ सके। इम्तियाज चिश्ती जी, रवि अवस्थी जी और प्रशांत शर्मा जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे पथरिया के वार्ड क्रमांक 1 में नगर में स्थित प्राथमिक विद्यालय की, जहां आपने देखा कि छोटे छोटे मासूम बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, हाथ में किताबें होने की जगह झाड़ू थी और शिक्षिका महोदया पीछे पीछे उनके चलकर देख रही थी कि सफाई सही से हुई है या नहीं। कैमरा देखकर थोड़ी देर के लिए महोदया सकपका जरूर गई, मगर फिर भी उन्होंने सफाई का काम जारी रखा और जिम्मेदार अधिकारियों से जब बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। साफ है कि लिपापोती तो हुई है, लापरवाही तो हुई है, लेकिन जिम्मेदार कौन है इस जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।